नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। स्कूल व्याख्याता टेस्ट सीरीज का जो 5वां टेस्ट है उसके दूसरे भाग में आप सभी का स्वागत है। आज हम 51 से लेकर 100 प्रश्नों की बात करेंगे। ये टेस्ट सीरीज महर्षि क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर चल रही है और शायद ऑफलाइन भी चल रही है ना। तो ऐसे सभी विद्यार्थी जो इस टेस्ट सीरीज से जुड़े हुए हैं वो टेस्ट के संबंध में जो उनको कोई दिक्कत लगती है या उनका कोई सुझाव है तो उसके बारे में ज़रूर अवगत करवाएं, क्योंकि कई बार हो सकता है कुछ ऐसी बातें हों, ऐसी कमियां हों जो हमें मालूम नहीं पड़ती है। जब मैं टेस्ट बनाता हूं या जब मैं कोई कार्यक्रम शुरू करता हूं तो उसके पीछे मेरी एक सोच है। तो अगर हो सकता है कोई विद्यार्थी उसको नहीं समझ पाता हो, मैं या आप कोई भी हम काम करते हैं तो उसके पीछे कुछ कारण होते हैं। हो सकता है आप उन कारणों को नहीं समझें और आप किसी बेहतर कारण को जानते हो, कोई और तरीके से काम करने को जानते हो, तो मुझे लगता है कि हमें आपस में डिस्कस करनी चाहिए। हालांकि मैंने ऑफलाइन के विद्यार्थियों से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि पेपर का स्तर कुछ ठीक है, बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है और बहुत ज़्यादा आसान भी नहीं। तो मध्यम स्तर के पेपर अभी तक हो रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे उनका स्तर है वो बढ़ रहा है। ठीक है। 51वां प्रश्न देखिए, सरकारी प्रतिष्ठानों द्वारा सामान आपूर्ति या निर्माण आदि कार्यों हेतु इनमें से कौन सा प्रारूप समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाता है? तो निविदा, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं टेंडर। अगर किसी सामान की आपूर्ति करवानी है, बिल्डिंग बनवानी है, कुछ काम करवाना है तो उसके लिए सरकारी प्रतिष्ठान है वो टेंडर जारी करते हैं। तो सी उत्तर होगा। निम्न में से किस शब्द में कार प्रत्यय नहीं है? निराकार में नहीं है। ठीक है। कार का मतलब करने वाला, तो काश्तकार खेती करने वाला, बदकार बुरा करने वाला, पेशकार पेश करने वाला, और निर प्लस आकार जिसका कोई आकार नहीं। तो ए विकल्प है, उसमें कार प्रत्यय नहीं है। राजपत्र, इसका मतलब होता है सरकारी गजट नोटिफिकेशन जिसको बोलते हैं, है ना। उसमें प्रकाशित होने वाला प्रारूप कौन सा है? तो अधिसूचना। सरकार के द्वारा जारी की जाने वाली अधिसूचनाएं गजट नोटिफिकेशन में प्रकाशित होती है, राजपत्र में प्रकाशित होती है। वह सरकारी पत्र माना जाता है, साल में एक बार प्रकाशित होता है। तुलसीदास और सूरदास के संबंध में असत्य कथन है। दोनों के तुलना करते हुए एक अच्छा प्रश्न बनाने की कोशिश की गई है और दोनों के बारे में मुझे लगता है कि ये ऐसे जो प्रश्न है उसके लिए जब हम पढ़ रहे होते हैं या चीजों को समझ रहे होते हैं, देखो एक तो हम मूल पुस्तकें पढ़ते हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम 2 इतिहासकारों की पुस्तक पढ़ें। जैसे आप सूरदास के बारे में पढ़ रहे हो, तुलसीदास के बारे में पढ़ रहे हो, तो कम से कम रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी के मत आपको ध्यान होने चाहिए। 2 लोगों के मत आप जब तक नहीं पढ़ते हैं तब तक आप तुलनात्मक रूप से उसका अध्ययन करना नहीं सीख पाते हैं। हालांकि जब हम क्लास में पढ़ाते हैं तो कोशिश करते हैं कि 3 या 4 लोगों के मत आपको बताए जाए ताकि थोड़ा तुलनात्मक हम देख सकें। यहाँ भी उसी प्रकार की कोशिश इस प्रश्न के माध्यम से। तुलसीदास और सूरदास दोनों ने कथा प्रसंग के भीतर अपने आप को गुप्त या प्रकट रूप में राम और कृष्ण के समीप पहुंचाया। यह काम दोनों ने किया। भक्ति काल के ऐसे बहुत सारे भक्त कवि हैं जो अपना सामीप्य अपने आराध्य के साथ चाहते हैं, इसलिए वो किसी कथा में, कहीं कोई कथानक में अपने आप को कहीं ना कहीं फिट कर लेते हैं। ठीक है। तुलसीदास ने सूरदास के अनुकरण पर ही गीतावली की रचना की थी। ऐसा माना जाता है कि तुलसीदास बाद में हुए तो सूरदास का प्रभाव उनके ऊपर कुछ रचनाओं को लेकर माना जाता है कि सूरदास का प्रभाव तुलसी पर है। गीतावली में राम की नखशिख शोभा का अलंकृत वर्णन, राम एक मर्यादा पुरुषोत्तम या एक हम कहेंगे लोक रक्षक रूप का चरित्र है। ऐसे चरित्र के नखशिख सौंदर्य वर्णन आदि की जो चर्चाएं हैं, जो चित्रण है, वो कम मिलता है। जबकि श्री कृष्ण वो लोक रंजक रूप, तो उसका नखशिख सौंदर्य वर्णन बहुत कुछ मिलता है। तो राम कथा में या राम काव्य धारा में राम का सौंदर्य वर्णन कम देखने को मिलता है, श्री कृष्ण काव्य धारा में ज्यादा मिलता है। लेकिन कहीं कहीं राम का भी नखशिख सौंदर्य वर्णन किया गया, जैसा कि गीतावली के बारे में लिखा है कि गीतावली में राम की नखशिख शोभा का अलंकृत वर्णन भी सूर की शैली पर बहुत से पदों में लगातार चला। ये बात भी ठीक है। तुलसी ने सूर के समान ही अपने रचना विधान में नवीन प्रसंगों की उद्भावनाओं की श्रृंखला खड़ी की। ये कथन गलत। पहली बात तो नवीन प्रसंगों की उद्भावना का मतलब होता है ऐसे नए प्रसंग खड़े कर देना जो आधार ग्रंथ में है ही नहीं।
थोड़ा सा इस बात को समझिए। सूरदास ने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है सूर सागर, और सूर सागर का आधार है भागवत पुराण का 10वां स्कंद, क्योंकि सूर सागर की कथा उन्होंने वहीं से ली है। अच्छा, जो चीजें भागवत में नहीं है वो भी सूर सागर में है, यानी जो चीजें आधार ग्रंथ में नहीं है वो सूर सागर में रख दी है। नए प्रसंग खड़ा करना सूरदास की सबसे बड़ी भारी विशेषता। यह विशेषता तुलसीदास में नहीं है। हो सकता है तुलसीदास ने बहुत कम या अल्प मात्रा में कोई नवीन प्रसंग खड़े कर दिए हों, लेकिन जैसे सूरदास ने अपने काव्य में नए नए प्रसंगों की सीरीज खड़ी कर दी पूरी की पूरी, चाहे ऊखल से बांधना हो, चाहे माटी खाना हो, बहुत सारी ऐसी बातें है ना। ये माखन चोरी की बात हो, कृष्ण वो राधा के गांव में जा रही हैं और बातचीत कर रहे हैं, ये सब बातें, खेलने की बात होगी, चंद्र खिलौनों ले हो, पता नहीं कितने कितने प्रसंग खड़े कर दिए उन्होंने। ऐसे प्रश्नों की श्रृंखला खड़ा करना, ऐसे प्रसंगों की श्रृंखला खड़ा करना तुलसीदास की बात, तुलसीदास की विशेषता नहीं है। तो डी विकल्प है वो गलत है। ठीक है, 2 चले गए 7। रस निष्पत्ति के संबंध में अभिनव गुप्त के मत के अनुसार सत्य कथन नहीं है। अभिनव गुप्त रस निष्पत्ति की प्रक्रिया में आखिरी आलोचक है, आखिरी व्याख्याकार है, ये आप जानते हैं। उन्होंने कहा था स्थायी भाव एक लौकिक अनुभूति है, लेकिन रस कलाजन्य अलौकिक अनुभूति है। स्थायी भाव तो सबके भीतर होता है, जैसे मेरे भीतर क्रोध है तो क्रोध तो लौकिक भाव, इस संसार का भाव है, लेकिन असल में साहित्य में वही क्रोध रौद्र रस बन जाता है और वो हमें इस दुनिया से पार ले जाता है, इसलिए वो अलौकिक अनुभूति है। तो स्थायी भाव तो सबके भीतर इस जिंदगी में है, यहाँ इस जीवन में मौजूद है, लेकिन साहित्य में वही स्थायी भाव रस के रूप में बदल जाता है जो कि अलौकिक है, और वो कलाजन्य, कला के द्वारा जन्मा, इसलिए वो कलाजन्य। ठीक है, रस व्यंग्य है, जो व्यंजित होता है वो व्यंग्य होता है, मतलब रस आपको दिखाई थोड़ी देता, रस व्यंजित होता है, जो कि व्यंजना का व्यापार, ये कथन भी सही है। और ये तो बहुत बार आता भी परीक्षाओं में, ये पंक्ति कम से कम 10 बार परीक्षाओं में पूछी गई है। रस का स्थान सामाजिक का चित्त, ये पहले बहुत लंबी चौड़ी चर्चा रहती थी कि रस कहाँ है। थोड़ी बहुत चर्चा हमने पिछली कक्षा में की थी, और मैंने एक बात बताई थी कि भट्ट, लोलट और शंकुक मानते हैं कि रस तो उन मूल पात्रों में था जो कभी इतिहास में हुए थे, और उनका जो रस है वो सेकंड हैंड के रूप में, कॉपी के रूप में नट और नटी को प्राप्त होता है। जो मंच पे अभिनेता और अभिनेत्री, तो वो रस लेते हैं, आनंद लेते हैं, उनको देख के दर्शक आनंदित हो जाता है। ठीक है, लेकिन अभिनव गुप्त ने बताया कि रस आदमी के चित्त में है, जो दर्शक देखने गया है। दर्शक को ही सामाजिक कहते हैं, इसी को सहृदय कहते हैं, इसी को हम पाठक कह सकते हैं, इसी को हम श्रोता कह सकते हैं, ये सब एक ही बात है। उसका चित्त है उसमें मौजूद रहता है। जैसे मैं फिल्म देखने गया तो कोई ऐसा सीन आया कि मेरे भीतर करुणा उमड़ आई और मैं रोने लगा, तो वो जो करुणा का भाव है वो मेरे चित्त में मौजूद था, बाहर फिल्म उसका कारण है, उसकी वजह से वो जागृत हो गया। यही बात अभिनव गुप्त कहते हैं, ये बात भी बिल्कुल सत्य है। रस आस्वाद्य है, 2 शब्द आम तौर पर इसमें काम में लिए जाते हैं, एक है आस्वाद्य और एक है आस्वाद। ठीक है, आस्वाद्य और आस्वाद को बहुत सारे विद्यार्थी, इसको ध्यान रखना चाहिए थोड़ा सा। एक है रस आस्वाद्य है और एक है आस्वाद। तो रस आस्वाद्य का मतलब है आस्वाद प्रदान करने वाला, और आस्वाद का मतलब है आनंद। ठीक है, आस्वाद्य का मतलब है आनंद प्रदान करने वाला। इसको थोड़ा सा देख लो, क्योंकि ये भी बहुत बार आता है। और आस्वाद का मतलब है आनंद। ठीक है, तो आस्वाद्य का मतलब हो गया आनंद प्रदान करने वाला या रस प्रदान करने वाला, आस्वाद का मतलब है आनंद या रस। तो रस आनंद है कि आनंद प्रदान करने वाला। जैसे आपने गुड़ खाया या आपने मिठाई खाई, तो मिठास क्या है? मिठास प्रदान करने वाली तो मिठाई है, लेकिन जो आपको तृप्ति हुई वो मिठास है। यही बात है ना भाई, एक मिठास प्रदान करने वाली चीज होगी, एक मिठास, 2 चीज होगी ना। तो रस क्या आनंद है कि आनंद प्रदान करने वाली वस्तु? आनंद प्रदान करने वाले तो वो है नट नटी मंत्र, वो है सारे। रस तो अपने आप में आनंद है, तो ये बात गलत है। ये रस आस्वाद्य है, ये बात सही है कि रस आस्वाद है।
आनंद है। और ये बात अभिनवगुप्त ने बताई। इसलिए हमेशा ये बात बहुत बार आती है परीक्षाओं में, इसमें विद्यार्थी कंफ्यूज होते हैं। हालांकि भरत मुनि ने उल्टा माना। अब मैं दो बात बोलता हूं। भरत मुनि के अनुसार रस आस्वाद्य है, और नई मान्यता और सर्वमान्य मान्यता के अनुसार रस आस्वाद है। ये दो चीजें याद रखना आप, ठीक है। बहुत बार यहां से प्रश्न उठता। निम्न में से वल्लभ संप्रदाय के कवि समूह में शामिल नहीं है परशुराम देव नहीं, तो डी उत्तर हो जाएगा इसका, ठीक है। रिपोर्टाज के बारे में काफी प्रश्न आए। एक तो छोटी छोटी विधाओं को टेस्ट में शामिल करना अपने आप में दुखी करने वाला होता है, ठीक है। तो रिपोर्टाज को लेकर लगभग सारे प्रश्न बन गए जितने बन सकते थे। तो रिपोर्टाज के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, हालांकि ऐसा प्रश्न आने की संभावना थोड़ी कम रहती है, क्योंकि बड़ा जो पेपर बनता है पूरा, तो उसमें रिपोर्टाज का एक प्रश्न आता है या कभी कभी दो प्रश्न आते हैं, तो वो रचनाओं के पूछ लिए जाते हैं, ऐसे प्रश्न नहीं आते। फिर भी संभावना रहती है। यह सहसा घटित महत्वपूर्ण घटना की अभिव्यक्ति। असल में घटना तो वो महत्वपूर्ण होती है जो अचानक घटे। घटना तो वो है ही नहीं जो धीरे धीरे घटे, घटना वही है जो अचानक घटती है। इसमें संवेदना की प्रधानता होती है। देखो, घटना को यूं का यूं प्रस्तुत कर दे तो वो तो एक प्रकार से अखबारी रिपोर्ट हो गई, वो साहित्यिक नहीं। कोई रिपोर्ट साहित्यिक क्यों हो जाती है? जब उसमें संवेदना का पक्ष शामिल कर लिया जाए। लिखने वाला निर्लिप्त भाव से बताए कि ऐसा ऐसा हुआ था, इतने लोग मारे गए, तो वो रिपोर्ट है, वो अखबार की खबर है। लेकिन लिखने वाला मार्मिकता के साथ बताए, उसका हृदय उसके साथ जुड़ जाए, और ऐसा ऐसा घटना हुआ था, ऐसी ऐसी मानवीयता वहां शर्मसार हुई थी, ऐसा कुछ हुआ था, तो वो रिपोर्ट आज। तो असल में रिपोर्ट को अगर संवेदनशीलता के साथ जोड़ा जाता है तभी वो रिपोर्ट आज बनता है। तो ये बात बहुत सही है। इसमें कल्पना की प्रधानता होती है नहीं। रिपोर्टाज कोई ऐसी कल्पना के सहारे चलने वाली कथा की योजना नहीं है, कथा वाली विधा नहीं है। वो सच्ची घटना का एक प्रकार से रिपोर्ट है, लेकिन रिपोर्ट में सहृदयता, संवेदनशीलता, साहित्यिकता, चमत्कारिता नहीं कहेंगे, हम यूं कहेंगे कलात्मकता रहती है, ठीक है। इसलिए वो रिपोर्टाज बनता है, साहित्यिक विधा बनती है। तो ये कथन गलत है। यह कहानी, रूपक और रपट को एक साथ समाहित करने वाली विधा। इसमें कहानी भी होती है, इसमें दृश्य भी होते हैं, इसमें रिपोर्ट भी होती है घटना की, सब एक साथ इसमें आता है, ठीक है। यह एक पुस्तक का नाम है। 58वां प्रश्न देखिए, बरवे नायिका भेद के बारे में कथन है। बरवे नायिका भेद में जो मनोहर और छलकते चित्रण है वे भी सच्चे हैं, कल्पना के झूठे खेल नहीं। उनमें भारतीय प्रेम जीवन की सच्ची झलक है। यह कथन रामचंद्र शुक्ल ने रहीम की किस रचना के बारे में कहा? तो बरवे नायिका भेद के बारे में कहा। देखो, बरवे नायिका भेद की तुलना इस वाक्य के अनुसार तो बिहारी से भी की जा सकती है। बिहारी के यहाँ जो सौंदर्य चित्रण है, जो कलात्मक तो है लेकिन वो नकली लगता है, लेकिन यहाँ जो नायिकाओं के चित्र है या सौंदर्य के चित्र है वो बिल्कुल सच्चे हैं, वो कल्पना के झूठे खेल नहीं। दूसरी बात वो कहते हैं इसमें भारतीय प्रेम जीवन की सच्ची झलक है, यानी इस प्रेम पर इस किसी भी प्रकार का फारसी या विदेशी प्रभाव नहीं है, वो ये भी कहना चाहते हैं, ठीक है। तेही अवसर के तापस आवा रामचरितमानस के किस कांड से है? ये बात तब की है। अभी हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की कि बहुत सारे भक्त कवि ऐसे हुए जिन्होंने एक प्रकार से अपने काव्य में अपने आप को फिट कर दिया, अपने आराध्य के निकट पहुंचा दिया खुद को, ठीक है। तो ये तब की बात, ये अयोध्या कांड का कथन है। अयोध्या कांड में जब राम जा रहे हैं वनवास में, तो उस समय वहां एक तपस्वी आता है, तो आलोचक अनुमान करते हैं कि वो तपस्वी और कोई नहीं, तुलसीदास खुद थे, ठीक है। तो अयोध्या कांड की ये पंक्ति है। इस पत्र में पाने वाले अधिकारी को नाम या उपनाम से संबोधित किया जाता है। यह कथन किस पर लागू होता है? देखो, गौर करने की बात है कि सरकारी पत्र में कभी भी किसी भी अधिकारी को नाम से संबोधित नहीं किया जाता। अगर किसी अधिकारी का नाम राकेश कुमार है तो राकेश कुमार नहीं लिखा जाता, उसको उपखंड अधिकारी आदि लिखा जाता है। लेकिन एक पत्र ऐसा है सरकारी जिसमें अधिकारी को नाम से संबोधित किया जाता है, श्री राकेश कुमार या प्रिय राकेश कुमार लिखा जाता है, तो वो अर्ध सरकारी पत्र है, ठीक है। अर्ध सरकारी, मुझे लगता है कि जितने पत्र आदि हैं, निविदा ज्ञापन आदि, उसमें सबसे अधिक प्रश्न आने की जो संभावना है, सबसे प्रबल संभावना है, वो अर्ध सरकारी पत्र में होती है। ये काफी महत्वपूर्ण होता है। निम्न में से कौन सा शब्द में हारा प्रत्यय नहीं है?
हारा, देखो ये मणिहारा, लकड़हारा, चूड़ीहारा, ये तीनों का एक अर्थ है। मणिहारा मणिये बेचने वाला, लकड़हारा लकड़ी बेचने वाला, चूड़ीहारा चूड़ी बेचने वाला। इन किस्मत हारा का अर्थ किस्मत बेचने वाला नहीं है, जिसकी किस्मत हार गई है। तो यहाँ हार एक संज्ञा है अपने आप में, तो सी उपसर्ग है, उसमें हारा प्रत्यय नहीं है। ठीक है, सी विकल्प में। निविदा के संबंध में सत्य कथन है। निविदा के बारे में हमने बात की, जिसको हम कहते हैं टेंडर, जो किसी सरकारी प्रतिष्ठान के द्वारा किसी काम के लिए जारी की जाती है। कोई काम करवाना हो, किताबें छपवानी हो, है ना, सफाई करवानी हो, दीवार निकलवानी हो, कुछ चीज की आपूर्ति करवानी हो, है ना, ठेका देना हो कोई, इस तरह के प्रपत्र में विभाग का नाम सर्वप्रथम ऊपर दिया जाता है। ये बात ठीक है। ये प्रश्न ऐसे ही आते जब भी हम कोई, अगर ये कार्यालय पत्र अपने बाकी है, अभी पढ़ेंगे हम, एक ही टॉपिक बाकी है मुझे लगता है स्कूल लेक्चर में, तो उसको हम पढ़ेंगे अभी। लेकिन ऐसे जो ये जो प्रारूप है उसमें दो प्रकार की चीजें हम पढ़ते हैं। एक तो हम पहले डिस्क्रिप्टिव में लिखते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें होती है, फिर उसका एक फॉर्मेट बनाते हैं। दो चीजें होती है, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, मुझे लगता है घंटे भर में सारे काम हो जाएंगे इससे। तो उसमें परीक्षा में प्रश्न संभावना रहती है कि जो लिखते हैं हम ऊपर, वहां से प्रश्न आ सकते हैं, है ना, पूरी पूरी संभावना रहती है। कार्य में होने वाले कार्य का विवरण दिया जाता है, क्या कार्य करवाना है, क्या काम क्या करवाना है, किस चीज की आपूर्ति करवानी है। कार्य में होने वाले व्यय की अनुमानित धनराशि दी जाती है। देखो इतना पैसा लगने की संभावना है, और तुम लोग अगर मान लो 50,000 में काम होने की संभावना है और तुम लोग को हम 1.5 लाख में करेंगे तो कोई तुम्हें टेंडर देगा नहीं। ठीक है। निविदा खुलने का समय दिया जाता है कि इतनी तारीख को निविदा खुलेगी। असल में इसमें होता क्या, जैसे टेंडर जारी कर दिया, है ना, फिर लोग अपने अपने बंद लिफाफे में अपने अपने भाव देके जाते हैं कि साहब हम 49,000 में कर देंगे, हम 48,000 में कर देंगे, हम 49,500 में कर देंगे, कोई कहता हम 46,000 में कर देंगे। वो सारे लिफाफे फिर ऑफिस में आ जाते हैं, अलग अलग फर्म के लिफाफे आ जाते हैं। फिर वो लिफाफे खोले जाते हैं, उसकी एक निश्चित तारीख होती है कि तब खोले जाएंगे वो। और जब खोले जाते हैं तो वहां एक मीटिंग होती है, सबसे कम जिसने रेट दिया उसको वो टेंडर जारी कर दिया जाता है। ठीक है। परंतु कार्य पूर्णता की समय अवधि निर्धारित नहीं होती है, ये बात गलत। यहां तक तो ये बात सही है कि निविदा खुलने का समय दिया जाता है, परंतु कार्य पूर्णता की समय अवधि निर्धारित नहीं है, ये बात गलत है। क्योंकि साथ में ये भी लिखा रहता है कि इतने समय में काम पूरा करके देना है, ये भी लिखा रहता है। तो डी विकल्प होगा इसमें। निम्न में सत्य कथन नहीं है। राम भक्ति काव्य धारा को गणपति चंद्रगुप्त ने पौराणिक प्रबंध काव्य परंपरा नाम दिया, ये ठीक है। राम भक्ति काव्य धारा को रागानुगा भक्ति नहीं कहते, कृष्ण भक्ति काव्य धारा को कहते हैं। कृष्ण भक्ति काव्य धारा को वैधि भक्ति नहीं कहते, राम भक्ति को कहते हैं। यही कथन गलत है, यही हमारा उत्तर है। श्री संप्रदाय राम काव्य का प्रमुख संप्रदाय माना जाता है, ठीक बात है। और राम भक्ति काव्य धारा को स्वर्णवादी काव्य धारा भी, अगड़ों का साथ देने वाली काव्य धारा, ब्राह्मणों का साथ देने वाली काव्य धारा, है ना, कहा जाता है। कृष्ण भक्ति काव्य धारा में राधा कृष्ण के युगल रूप की उपासना निम्बारक संप्रदाय में की जाती है। ठीक है। निम्नाकिंत में से कौन सा कथन सही नहीं है? रिपोर्ट आज आंखों देखी कानों सुनी घटनाओं आधारित होता है, कल्पना पर नहीं, ये बात ठीक। एक खास बात तो ये कि रिपोर्ट आज कोई सुनी सुनाई घटना पर नहीं लिखा जाता। अगर कोई सुनी सुनाई घटना पर रिपोर्ट आज लिखता है तो वो सच्चा और प्रमाणिक नहीं होगा, क्योंकि वो कल्पना में होगा। असल में जिसने देखा है सही सही ब्यौरा घटना का, वही दे सकता है। रिपोर्ट आज लेखक को पत्रकार और कलाकार की दोहरी भूमिका निभानी पड़ती है। जब वह तथ्यों को प्रस्तुत करता है, रिपोर्ट देता है, तब वह पत्रकार है, लेकिन वह संवेदनशीलता के साथ लिखता है, वह मार्मिकता के साथ लिखता है, वह कलात्मकता के साथ लिखता है, तो वह साहित्यकार। तो उसको दोनों भूमिकाएं निभानी पड़ती है। रिपोर्टाज में तथ्यों के साथ ही भाव प्रवणता भी रहती है, यह बात भी ठीक है। रिपोर्टाज में कथा तत्व का सर्वथा अभाव सॉरी, ये कथन गलत है। कथा तत्व का सर्वथा अभाव नहीं है। हालांकि कथा कहना रिपोर्टाज का उद्देश्य नहीं है, स्टोरी टेलिंग नहीं कर रहा वो, लेकिन फिर भी वहां एक कथा तत्व होता है, ये बात निश्चित है। तो सर्वथा अभाव कहना गलत है, तो डी विकल्प इसमें सही होगा। निम्न में से रसखान की रचना नहीं है नगर शोभा। नगर शोभा किसकी रचना है? रहीम की रचना है। सोहर छंद में लिखे लोकगीत तुलसीदास की किस रचना में है? राम लला नहछू में। ठीक है। नहछू ऐसा माना जाता है कि जो नाखून काटने की प्रक्रिया है,
ये नाखून काटने की प्रक्रिया कब होती है? कोई लोग तो यूं कहते हैं कि बच्चा जब छोटा होता है तब उसमें एक रस्म निभाई जाती है, कोई कहता है शादी के समय नाखून काटे जाते हैं। अलग अलग विवाद है इसमें, लेकिन सोहर छंद में लिखे गए लोकगीत रामलला नहछू में है। किसी सूचना, नीति अथवा निर्णय को सर्वसाधारण तक, मतलब जनता तक पहुंचाने की दृष्टि में केंद्र सरकार किस प्रकार के पत्र का उपयोग करती है? तो विज्ञप्ति का प्रयोग करती है। विज्ञप्ति सबके लिए बताई जाती है कि ऐसा ऐसा होगा। मान लो कोई भर्ती आ गई तो अखबार में विज्ञप्ति आती है, देखो फार्म भर दो, ये भर्ती आ गई है ना, ये तो हम जानते हैं विज्ञप्ति होती है। जो पत्र अनेक विभागों, व्यक्तियों और शाखाओं को भेजा जाता है उसे क्या कहते हैं? ये भी काफी महत्वपूर्ण है। इसको कहते हैं परिपत्र, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं सर्कुलर। वो सभी विभागों के लिए जारी होता है, उसे उसको जनता भी काम में लेती है कि सर्कुलर आया भाई, ऐसा ऐसा करके परिपत्र आया। एक साथ मान लो जैसे शिक्षा निदेशालय बीकानेर में उसका सेंटर है, वहां पे मुख्यालय, और उसको पूरे राजस्थान में स्कूलों को निर्देश देना, तो वो सर्कुलर जारी करता है, परिपत्र जारी करता है। ठीक है। निम्न में से सही कथन का चयन करें। तुलसीदास को तुलसीदास नाम से सनातन ने दिया था, गलत बात। नर हरियानंद ने दिया। तुलसीदास को तुलसीदास नाम से सनातन ने नहीं, नर हरियानंद ने दिया था। इसमें सही कथन का चयन करना। ऐसा प्रश्न हर बार एक प्रश्न ऐसा आ रहा है, तो मुझे लगता है कि इसको पढ़ते समय थोड़ा सा ध्यान रखें। गोसाई चरित्र में वेणी माधव दास ने तुलसीदास द्वारा रचित रचनाओं की संख्या 12 मानी, ये गलत है, 13 मानी, है ना। बच्चन सिंह ने चित्रकूट सभा को रामचरितमानस का गंभीरतम और मार्मिक प्रकरण माना। चित्रकूट सभा सबसे मार्मिक है, बच्चन सिंह ये बात कहते हैं। और कभी कभी मुझे लगता है कि वास्तव में चित्रकूट सभा जहां भारत मिलाप हुआ था, वो रामचरितमानस का एक ऐसा, या रामायण का एक ऐसा घटनाक्रम है। वहां जनकपुरी के लोग भी हैं, वहां अयोध्या के लोग भी हैं, वहां जितने लोग बैठे वो सभा में सारे आसपास के रिश्तेदार हैं, वहां सबसे ज्यादा लोगों की उपस्थिति है। दूसरी बात यह है कि वहां जो लोग बैठे वो सब प्योर हैं, जिनकी आत्मा में कोई मैल नहीं है। कई भी वहां जाके एक प्रकार से शुद्ध हो जाती है, पवित्र हो जाती है ना। वहां जो लोग बैठे उनकी आत्मा में कहीं कोई खोट नहीं है। वहां सब ऐसे लोग हैं जो बड़े दुखी और बड़े परेशान लोग हैं, तो कहीं भी किसी के प्रति द्वेष भावना वहां जाके नहीं। बहुत बड़ी पवित्र वो एक प्रकार से मानी जा सकती है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार रामचरितमानस में तुलसी केवल कवि रूप में ही नहीं, उपदेशक के रूप में भी सामने आते हैं। ये बात रामचंद्र शुक्ल ने कही है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कही है। तो इसमें तीसरा विकल्प सही है, बाकी गलत है। सूर सागर रचना के संबंध में गलत कथन छांटना है। इस ग्रंथ का आधार भागवत पुराण का 10वें स्कंद का 46वां और 47वां अध्याय है। ये बात बिल्कुल ठीक है। सूर सागर 10 स्कंदों में है, यही बात है, क्योंकि सूर सागर 12 स्कंदों में है। इसमें कृष्ण के जन्म से लेकर मथुरा गमन तक की कथा है। ये बात तो ठीक है। तो आधा सच और आधा झूठ, बी विकल्प गलत होगा, बी उत्तर होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूर सागर को रस का आगार, आगार का मतलब भंडार, कहा, और सूर सागर में सर्वाधिक पद बाल लीला की। ये बात भी ठीक। जुलूस रुका है शीर्षक रिपोर्टाज के लेखक कौन है? विवेकी राय है, बी उत्तर होगा। मीरा संचयन नाम से मीरा की रचनाओं का संकलन किसने किया था? तो नंद चतुर्वेदी ने किया था। ये अभी मीरा पदावली नाम से शंभू सिंह मनोहर ने किया है। हालांकि मीरा पदावली नाम से परशुराम चतुर्वेदी ने भी किया है। पचरंग चोला पहन सकीरी, इस नाम से मीरा के ऊपर एक आलोचनात्मक पुस्तक माधव हाड़ा ने लिखी है। और मीरा संचयन नाम से नंद चतुर्वेदी ने किया। ये चारों लोग मीरा पर टेक्स्ट देने वाले लोग हैं। सूरदास की किस रचना में दृष्टकूट पद, दृष्टकूट का मतलब होता है जिसमें गोपन शैली का प्रयोग किया जाता हो। मैं कहीं न कहीं आपको एक ऐसा दृष्टकूट पद कभी न कभी जरूर मैंने चर्चा की होगी। तो सूरदास की किस रचना में दृष्टकूट यानी अर्थ गोपन पद मिलते हैं, जो विद्यापति के अनुकरण पर है। इसमें अर्थ गोपन शैली का प्रयोग किया गया है। अर्थ गोपन का मतलब है जहां पे अर्थ गुप्त रखा गया है। ठीक है, और वो है साहित्य लहरी। ठीक है, ठीक है। 75वां प्रश्न यही है। रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास की कितनी रचनाओं को प्रमाणिक माना था? तो 12 को माना।
जब सचिवालय या मंत्रालय का कोई विभाग दूसरे से कोई जानकारी प्राप्त करने के लिए या किसी विषय पर उसका विचार जानने के लिए किस प्रकार के पत्र का प्रयोग करता है, तो ज्ञापन का प्रयोग करता है। ठीक है, ज्ञापन का भी हर पत्र का एक परफॉर्मा होता है जो हम पढ़ते रहते हैं। ठीक है, विनय पत्रिका के संबंध में गलत कथन छांटना है। 1582 ईस्वी में रचित यह रचना अवधी और ब्रज भाषा में है, ये बात गलत है। यह रचना प्योर ब्रज भाषा में। ठीक है, इस रचना में तो यही कथन गलत है, तो उत्तर तो आ गया, पहला विकल्प उत्तर होगा। इस रचना में तुलसीदास की दास्य भक्ति के दर्शन होते हैं। ये बात हम बार बार कहते हैं कि तुलसीदास के राम को जानना हो तो आप रामचरितमानस पढ़े, और तुलसीदास को जानना हो तो आप विनय पत्रिका पढ़े। कभी कभी हमें ये बात समझनी चाहिए और देखनी चाहिए कि प्रबंध रचना जब भी कोई लिखता है, कोई भी कवि, तो उसमें प्रबंध में उस कैरेक्टर को महत्व देना पड़ता है जिस कैरेक्टर की कथा वो कह रहा है। तो अपने बारे में बात कहना वो भूल जाता है, वो अपने आप को उसको साइड में रखना पड़ता है। लेकिन जब मुक्तक लिखता है, क्योंकि विनय पत्रिका तो एक प्रकार से आत्मनिवेदन ही है। ठीक है, वहां तुलसी को अपनी बात, अपना मन, अपना दिल खोल के रख देने की पूरी फुर्सत मिली है। इसलिए तुलसीदास की जो भक्ति भावना है वो रामचरितमानस में दिखाई नहीं देगी। तो तुलसी का राम का जो रूप है, राम कैसे, ये तो रामचरितमानस में दिखेगा, लेकिन तुलसी की भक्ति कैसी है और तुलसी का प्रभु के प्रति भाव कैसा, वो विनय पत्रिका में दिखाई देगा। ये बहुत महत्वपूर्ण भक्ति है। अब लो नसानी अब न नशे हो पद विनय पत्रिका रचना में संकलित है। बहुत सारे पद हैं। तुलसीदास ने यह रचना कली काल से मुक्ति पाने के लिए राम के दरबार में अर्जी के रूप में भेजने के लिए लिखी थी। तो ऐसा माना जाता है कि राम, तुलसीदास कलयुग से बड़े परेशान। तुलसी संपूर्ण साहित्य में कलयुग का भय बड़ा दिखाई देता है, ये बात हम बार बार देखते हैं वहां पे। तो उन्होंने सीता मैया के माध्यम से राम के दरबार में ये एप्लीकेशन भेजी थी। विनय पत्रिका एक एप्लीकेशन। ठीक है, निम्न में से सत्य कथन नहीं है। संतन को कहा सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी बिसर गयो हरि नाम। ये कुंभन दास का पद है। जब अकबर ने फतेहपुर सीकरी में कुंभन दास को बुलाया, बहुत से लोगों ने कहा कि कुंभन दास बहुत अच्छा गाते हैं, तो अकबर ने कहा उनको दरबार में बुलाओ, लेकिन वो तो आए नहीं। लेकिन बहुत बार बुलावा भेजा तो कुंभन दास गए, तो अकबर ने कहा कि साहब कोई पद सुनाओ अच्छा सा। तो उन्होंने सुनाया कि संतन को कहा सीकरी सो काम, संतों को सीकरी से क्या काम। इसका मतलब है कि संतों को सत्ता से क्या काम, संतों को दरबार से क्या काम, है ना। संतन को कहा सीकरी सो काम। अच्छा, गौर करने की बात है, आगे जो रीति कहलाता है उसमें ऐसे कवि हैं जिनको सीकरी से ही काम है, उनको दरबार से ही काम है। तो कुंभन दास कहते हैं संतन को कहा सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी, आते जाते मेरी तो जूती और टूट गई, और बिसर गयो हरि नाम, और भगवान का नाम भी भूल गया। और जा को मुख देखे दुख उपजत है, ता को कर्ण पड़ी प्रणाम। जिनका मुख देखने से कष्ट होता है उनको प्रणाम करना पड़ रहा है, इससे बुरा और क्या होगा मेरे साथ। लोग बात कहते हैं अकबर तब भी खुश हुआ था। ऐसे महात्माओं की वार्ताओं में राजा खुशी होता है। चाहे महात्मा गाली निकाल दे तो अकबर ने कहा मांगो क्या मांगते, तो उन्होंने कहा कि मुझे दोबारा कभी मत बुलाना, यही मांगता हूँ, है ना। तो ये कुंभन दास का पद है, बिल्कुल ठीक है। श्रीनाथ मंदिर को भक्ति के स्थान पर विलासिता का केंद्र बनाने वाले कवि कृष्णदास थे, ये बात बिल्कुल ठीक है। कृष्णदास अधिकारी जो अष्टसाप में थे, उनको उन्होंने जो श्रीनाथ जी का मंदिर है उसमें ऐसी व्यवस्थाएं कर दी जिसमें कभी कोई नृत्यांगना बुलाई जा रही है, कभी कोई, मतलब वहां उसको भोग और विलास का केंद्र बना दिया श्रीनाथ जी मंदिर को। अष्टछाप कवि समूह में नंददास आयु में सबसे छोटे कवि हैं, लेकिन शास्त्रीयता में यानी काव्य शास्त्र के तत्वों के जानकारी में इनका स्थान सर्वोच्च है। ये बात भी ठीक है, इसलिए इनको नंददास जड़िया कहा जाता है। वल्लभ संप्रदाय में सबसे अंत में दीक्षित होने वाले कवि छीत स्वामी थे, ये कथन गलत है। असल में ये स्थान चतुर्भुज दास का, जो कुंभन दास के बेटे थे। ठीक है, तो डी विकल्प गलत होगा। निम्न में से रचना व रचनाकार सुमेलित नहीं है। कमलेश्वर की रचना है क्रांति करते हुए आदमी को देखना। प्रकाश चंद्र गुप्त है स्वराज्य भवन अल्मोड़े का व्यापार। धर्मवीर भारती की रचना है युद्ध यात्रा और ब्रह्मपुत्र पर सेतुबंध। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना यह नहीं है। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना जो संस्मरण या रेखा चित्र के संबंध में, वो क्षण बोले कण मुस्काए, और अपोलो का अर्थ श्रीराम वर्मा या श्रीराम शर्मा की रचना होनी चाहिए। श्रीकांत वर्मा की रचना है। अपोलो का अर्थ है वो श्रीकांत वर्मा की रचना है। ठीक है, उत्तरकांड रामचरितमानस में फलश्रुति, फलश्रुति का मतलब होता है निष्कर्ष। तो डॉक्टर बच्चन सिंह ने यह बात कही है कि उत्तरकांड रामचरितमानस का एक प्रकार से निष्कर्ष है, वो कंक्लूजन है। ठीक है, जिसमें तुलसीदास की विचारधारा दिखाई देती है। कथन बच्चन सिंह का है,
जाके प्रिय न राम वैदेही, सो नर तज ये कोटि बैरी सम, जदपि परम स्नेही। यह तुलसी के किस ग्रंथ की उक्ति है? यह विनय पत्रिका की उक्ति है। क्योंकि ये पद है, तुलसीदास के यहाँ से ऐसे सवाल कभी कभी आते हैं कि ये किसकी पंक्ति है, किस ग्रंथ की पंक्ति। तो हमें देखना चाहिए, अगर चौपाई है तो रामचरितमानस की पंक्ति होगी, सवैया या कवित है तो कवितावली की पंक्ति होगी, और पद है तो विनय पत्रिका की पंक्ति होगी। तो लगभग इन 3 ग्रंथों से ऐसी पंक्तियां पूछी जाती है। ठीक है, ये तो मैंने ठीक से लिखा नहीं है, तो नहीं तो आरपीएससी में पद है वो ठीक से लिखा हुआ आता। ऐसा माना जाता है कि तब की बात है जब मीरा ने इनको लिखा था कि मुझे मेरे जो परिजन है या परिवार के लोग है वो भगवान का स्मरण करने नहीं देते हैं, वो बड़ा कष्ट देते हैं, मुझे बड़ी पीड़ा पहुंचाते हैं, और मुझे इस प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है, और मतलब मैं श्री कृष्ण को छोड़ दूं, मुझे ये कहा जा रहा, तो मैं क्या करूं। तब ऐसा कहा जाता है कि ये जवाब तुलसीदास का मीरा को है। ये तुलसीदास ने मीरा को जवाब दिया है कि जाके प्रिय न राम वैदेही, कि जिनको राम और जानकी प्यारे नहीं है, ऐसे लोग जिनको राम और सीता प्रिय नहीं है, सो नर तजिए, उनको छोड़ दो, कोटि बैरी सम, उनको शत्रु के समान छोड़ दो, जैसे शत्रु को त्यागते हैं वैसे उनको त्याग दो। यद्यपि परम स्नेही, हालांकि वो हमारे परम मित्र क्यों ना हो, हमारे कितने ही अपने क्यों ना हो, कितने ही सगे क्यों ना हो, अगर उनको राम और सीता प्यारे नहीं तो उनको हमें त्याग देना चाहिए। ये बात तुलसीदास ने विनय पत्रिका में कही थी, और ऐसा माना जाता है, ऐसा अनुमान किया जाता है कि तुलसीदास ने मीरा के लिए कही हो। नंददास की किस रचना में आत्मा अर्थात गोपी और परमात्मा अर्थात श्री कृष्ण के माध्यम से लौकिक के साथ साथ अलौकिक प्रेम का समन्वय दिखाया गया है? तो ये रचना रास पंचज है। यहां से भी कभी कभी प्रश्न आता। ठीक है, निम्न में से असत्य कथन का चयन करें। चैतन्य महाप्रभु के शिष्य रूप गोस्वामी से मीरा की मुलाकात वृंदावन में हुई थी, ये बात गलत है। जीव गोस्वामी से हुई थी, यहाँ पे लिखा भी है, तो एक कथन गलत है। मीरा ने अपने भक्ति भाव के पदों में निर्गुण संकेतों का प्रयोग किया, ये बात बिल्कुल ठीक। निर्गुण संकेतों का प्रयोग का मतलब हो गया कि वो अजमन चरण कमल अविनाशी, अभी अविनाशी तो निर्गुण का संकेत है। ऐसे बहुत सारे शब्दों के प्रयोग मीरा ने किया जिससे लगता है कि वो निर्गुण है। ठीक है, तो सगुण लोग है वो निर्गुण, निर्गुण लोग है वो सगुण शब्दों का प्रयोग करते रहते हैं, सगुण निर्गुण का भी प्रयोग करते रहते हैं। ठीक है, डॉक्टर बच्चन सिंह मीरा को स्वीकृत नायिका मानते हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है। सामान्य जन स्तर पर अभिव्यक्ति, संप्रदाय निरपेक्षता और जन भाषा का प्रयोग, मीरा की लोकप्रियता के ये 3 कारण, और ये भी बच्चन सिंह नहीं माने। ठीक है, अर्ध सरकारी पत्र के संबंध में सत्य कथन नहीं है, इनमें संबोधन और अधिलेख का विशेष महत्व होता है। अर्ध सरकारी पत्र की मूल पहचान ये, संबोधन ऐसे होगा, प्रिय श्री राकेश कुमार, है ना, प्रिय रमेश कुमार, और स्वयं निर्देश कौन सा होता है? नीचे जो स्वयं निर्देश होता है, अधिलेख जिसको बोलते हैं, आप लिखते हैं ना बच्चे जब आपका आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या, वो अधिलेख होता है, उसको स्वयं निर्देश बोलते हैं। तो वो भी सरकारी पत्र में भवदीय होता है। ठीक है, या जैसे सीधे नीचे लिखा रहता है, भाई पद का नाम लिख दिया, साइन कर दिए। लेकिन अर्ध सरकारी पत्र में नीचे लिखा रहता है आपका शुभ चिंतक, है ना, आपका अपना। हालांकि इतना भी नहीं लिखा होता कि आपके चरणों का दास, ऐसा भी नहीं लिखा होता, लेकिन उसमें कुछ स्नेह सूचक शब्द लिखे जाते। तो ये जो संबोधन और अधिलेख है वो विशेष महत्वपूर्ण होते हैं, और उसी से यह पहचान में आता है। ये गौर करने की बात। इस पत्र में उत्तम पुरुष एक वचन शैली का प्रयोग किया जाता है, मैं शैली का प्रयोग किया जाता है। उत्तम पुरुष एक वचन का मतलब है मैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था, मैंने आपको भेजा था। ठीक है, इसकी भाषा मित्रता परक और आत्मीयता पूरित होती है, ये बात बिल्कुल ठीक है। इसकी भाषा मित्रता परक होती है। इसमें जो भी सरकारी काम करवाना है वो अपने लिंक के हिसाब से, अपनी लाइजनिंग के हिसाब से, अपने बिहेवियर के हिसाब से करवाना होता है। ठीक है, कनिष्ठ अधिकारियों के द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों के साथ पत्र व्यवहार के लिए इस पत्र का प्रयोग कर सकते हैं, ये थोड़ा सा गलत। आमतौर पर इसमें वरिष्ठ अधिकारी अपने जूनियर को लिखते हैं ऐसा पत्र। ठीक है, क्योंकि जूनियर का सीनियर के प्रति एक प्रोटोकॉल होता है, एक सम्मान होता है, तो उनसे रिक्वेस्ट निवेदन नहीं कर सकता। ठीक है, और किसी काम के लिए कहा भी नहीं जाता। काम असल में ऊपर से नीचे की ओर ही होता है, ये गौर करने की बात। ठीक है, यह समकक्ष होता है। या तो ये हो सकता है कि इसमें सीनियर से जूनियर को लिखेगा, या समकक्ष दोनों अधिकारी तो भी लिखेगा, लेकिन इसमें जूनियर सीनियर को पत्र लिखे ये संभव नहीं है इस प्रारूप में। ठीक है, तो ये कथन गलत है। रामचंद्र शुक्ल ने रामचरितमानस की प्रबंध शैली की किन किन विशेषताओं पर विशेष ध्यान दिया?
रामचंद्र शुक्ल ने बताया कि रामचरितमानस की प्रबंध शैली वो खास है और कई कारणों से, और उसकी 4 विशेषता वो चारों यहाँ की यहाँ लिखी। ये प्रश्न मैं असल में देने का मेरा मतलब इतना है कि आप इन चीजों के बारे में जानो। अब कॉलेज में या स्कूल लेक्चर में इस लेवल के प्रश्न आने लगे हैं। ठीक है। कथा काव्य के सब अवयवों का उचित समीकरण, कथा काव्य के जितने अंग होने चाहिए वो सारे अंग रामचरितमानस में मौजूद है। कथा में मार्मिक फलों की पहचान, ऐसे प्रसंग जो दिल को छू जाए उनको ज्यादा विस्तार दिया है तुलसीदास ने। प्रसंगानुकूल भाषा, जैसा प्रसंग है वैसी भाषा, और श्रृंगार का शिष्ट मर्यादा के भीतर व्यंजक वर्णन, श्रृंगार का ऐसा वर्णन जो शिष्ट और मर्यादित है। ये सारे के सारे कथन सही है, तो सभी डी विकल्प इसका उत्तर होगा। राजस्थान में निम्बार्क संप्रदाय के प्रचार का श्रेय किसे दिया जाता है? परशुराम देव को दिया जाता है, जो निम्बार्क संप्रदाय की गद्दी सलेमाबाद ले गए थे। ठीक है। निम्न में से रामचंद्र शुक्ल द्वारा मीराबाई की किस रचना को प्रामाणिक नहीं माना गया? तो मीराबाई का मल्हार। इनकी 4 रचनाओं को रामचंद्र शुक्ल ने प्रमाणित माना। ठीक है। तो मीराबाई का मल्हार उसमें शामिल नहीं है, आप इसको ध्यान में रखें। रामचरितमानस के संबंध में असत्य कथन है, गलत कथन छांटना है। इस प्रबंध काव्य में दोहा चौपाई शैली का प्रयोग किया गया, ये बात बिल्कुल ठीक है। दोहा चौपाई शैली का इसमें प्रयोग किया गया है। कड़वक शैली इसको बोलते हैं। यही शैली मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत ने अपनाई थी। तो बहुत सारे आलोचक ऐसा मानते हैं कि मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत का प्रभाव है ये रामचरितमानस पर या तुलसीदास पर। इस काव्य की भाषा तत्सम प्रधान संस्कृत निष्ठ अवधि है, ये भी अंतर है। मलिक मोहम्मद जायसी ने ग्रामीण अवधि का प्रयोग किया, जबकि तुलसीदास ने संस्कृत निष्ठ अवधि का प्रयोग किया। इसलिए इसकी अवधि को साहित्यिक अवधि कहा जा सकता है और जायसी की अवधि को ग्रामीण अवधि कहा जा सकता है। रामचरितमानस में 7 कांड है, सभी की रचना अयोध्या में हुई थी, यही कथन गलत है। ये बात तो ठीक है कि रामचरितमानस में 7 कांड है, लेकिन किष्किंधा कांड की रचना काशी में हुई थी, बाकी सबकी अयोध्या में हुई थी, तो ये कथन थोड़ा सा गलत हो गया। तो इसका उत्तर सी होगा। रामचरितमानस के उत्तर कांड में तुलसीदास ने ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को कहीं अधिक सुसाध्य और आशु फलदायिनी कहा है। आशु फलदायिनी है, शीघ्र फल देने वाले, तो ये कथन भी ठीक है। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि ऐसे कथन के बारे में हमें जानकारी नहीं होती। जैसे मान लो डी विकल्प अब आपने कहीं नहीं पढ़ा है तो कंफ्यूज नहीं होना, अगला गलत पूछ रहा है। ऐसे प्रश्न खूब आते हैं, पिछले 2, 3, 4, 5 सालों से ऐसे प्रश्न अधिक संख्या में आते हैं, जिसमें 4 विकल्प होते हैं, जिसमें से एक विकल्प के बारे में हमने सुना, 2 के बारे में हमने बिल्कुल नहीं सुना, लेकिन एक विकल्प ऐसा है जिसमें कुछ बात गलत लिखी और वो हम पहचान गए। तो जब हम गलत बात पहचान गए, जैसे मान लो आपने ये पहचान लिया, आपको ये याद है कि किष्किंधा कांड काशी में लिखा गया, तो आपका उत्तर आ जाएगा। अब बाकी पहला, दूसरा और चौथा आपने नहीं सुना तो क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, ये ध्यान देने की बात। निम्न में सत्य कथन नहीं है। चैतन्य संप्रदाय में राधा का परकीय रूप स्वीकार किया गया है, ये बात ठीक है। चैतन्य संप्रदाय के संबंध में जानने के लिए कृष्णदास रचित चैतन्य चरितामृत समुचित ग्रंथ है। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है। चैतन्य महाप्रभु और मीराबाई पर सूफियों का प्रभाव देखा जा सकता है, विरह के कारण ऐसा कहा जाता है, फारसी प्रभाव देखा जा सकता है। चैतन्य संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय एवं राधा वल्लभ संप्रदाय में संयोग पक्ष की प्रधानता है। ये कथन ऐसे गलत है क्योंकि चैतन्य संप्रदाय में वियोग पक्ष की प्रधानता, चैतन्य संप्रदाय में वियोग पक्ष की प्रधानता है, संयोग की। ठीक है, चैतन्य महाप्रभु खुद है, वो प्रभु के वियोग में इतने पागल रहते थे कि मूर्छित हो जाते थे विद्यापति के पदों को गा गा कर, ऐसा हमने सुना है। गोस्वामी के प्रादुर्भाव को हिंदी काव्य क्षेत्र में एक चमत्कार समझना चाहिए। हिंदी काव्य की शक्ति का पूर्ण प्रसार इनकी रचनाओं में ही पहले दिखाई पड़ता है। ऐसा जोरदार कभी हिंदी का कोई सबसे पहले हुआ जिसमें हिंदी की सारी विशेषताएं दिखाई देती है, या हिंदी काव्य का चरमोत्कर्ष कहीं दिखाई देता है, तो गोस्वामी यानी तुलसीदास। ये कथन किसका हो सकता है? रामचंद्र शुक्ल का। ठीक है, रामचरितमानस में कथानक संवाद किसके मध्य में नहीं है? पूरा का पूरा रामचरितमानस 4 संवादों में लिखा गया है, जिसमें शिव पार्वती संवाद है, तुलसीदास संत संवाद है, गरुड़ काक भुसुंडी संवाद है, और याज्ञवल्क्य भारद्वाज संवाद। परशुराम नहीं है, याज्ञवल्क्य। ठीक है, तो डी विकल्प इसमें गलत है। किस प्रकार के पत्र के माध्यम से किसी अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से किसी मामले की ओर ध्यान आकर्षित किया जा सकता है? तो अर्ध सरकारी पत्र है, इसकी चर्चा हम कर चुके हैं काफी। देखो पत्र, इसमें अर्ध सरकारी पत्र को लेकर काफी प्रश्न बने।
और ये वास्तव में मतलब जो अभिव्यक्ति और माध्यम के जितने भी टॉपिक है उनमें प्रश्न बनाना बहुत मुश्किल काम है। प्रश्न भी इसमें से खूब आते, ठीक है, नए बनाने पड़ते हैं। चक्कर ये है कि पुराने प्रश्न उठा के दिया जाए तो गुरु जी तो पुराने प्रश्न उठा के दे रहे हैं, गाइड में से देते तो गाइड में उठा के दे रहे हैं। कोशिश ये की जाती है बहुत सारे, हालांकि ये नहीं है कि सभी प्रश्न नए बनते, बहुत सारे प्रश्न किसी पुरानी परीक्षा में पूछे गए या पहले से मैंने किसी टेस्ट में दिए थे, कभी कोई नई बात दिमाग में तो नया प्रश्न बनता है, लगातार चीजें चलती रहती है, ठीक है। तो अर्ध सरकारी पत्र की बात है। सूरदास जब अपने प्रिय विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानव अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे पीछे दौड़ा करता है। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है और रूपकों की वर्षा होने लगती है। यह कथन सूरदास के संबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी का बहुत प्रसिद्ध कथन है और बहुत बार परीक्षाओं में पूछा भी जाता है। निम्न में से गलत कथन का चयन करें। सखी संप्रदाय के प्रवर्तक स्वामी हरिदास माने जाते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। सखी संप्रदाय का इतिहास किशोरी दास द्वारा रचित निजमत सिद्धांत नामक ग्रंथ में मिलता है। यह भी ठीक बात है। स्वामी हरिदास अपने गायन के लिए प्रसिद्ध रहे हैं और उनकी रचनाएं ध्रुपद शैली की, यह बात भी ठीक है। रसखान की रचनाओं पर इसी संप्रदाय का प्रभाव माना जाता है, ये कथन है। रसखान पर किसी संप्रदाय का प्रभाव अगर होगा तो फिर वो विठल नाथ से उन्होंने ऐसा माना जाता है दीक्षा ली थी, तो मतलब संप्रदाय का प्रभाव हो सकता है। बाकी रसखान को वैसे भी संप्रदाय निरपेक्ष माना जाता है, ठीक है। सच्चा लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय का अपार धैर्य लेकर आया हो। तुलसी का संपूर्ण काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। तुलसीदास के बारे में यह प्रसिद्ध कथन किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तुलसीदास ने सगुण निर्गुण का समन्वय किया, ब्राह्मण अब्राह्मण का समन्वय किया, शाक्त शैव का समन्वय किया और अवधि ब्रज भाषा का अनेक काव्य रूपों का, वास्तव में जितना एडजस्टमेंट, जो विरोधी चीजों को नजदीक लाने का काम जितना तुलसीदास ने किया उतना शायद किसी ने किया। यही बात हजारी प्रसाद द्विवेदी कहना चाहते हैं। प्रेस विज्ञप्ति के संबंध में संगत नहीं है, गलत कथन छांटना है। सरकार किसी निर्णय या कोई प्रस्ताव या आदेश आदि को व्यापक रूप से जनता में प्रसारित करना चाहती है तो उसे प्रेस विज्ञप्ति यानी समाचार पत्रों आदि में विज्ञप्ति के रूप में समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाती है। ये बात ठीक है। ये औपचारिक प्रारूप में प्रकाशित होती है, बिल्कुल इसका एक फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट में ही ये निकलती है। इसमें संबोधन, प्रेषक, प्रेषिती, स्वनिर्देश नहीं होती है, ये बात भी ठीक है। इसमें संबोधन, क्योंकि ये तो जनता के लिए, आम जनता के लिए, इसमें आदरणीय है ना, महोदय, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं होता या स्वनिर्देश नहीं होते। इसकी भाषा में प्रशासनिक शब्दावली का प्रयोग होता है, ये बात भी ठीक है, लेकिन अलंकृत शब्दावली का प्रयोग नहीं है ना। आप सब लोगों की पेशे नजर है, आपकी खिदमत में हाजिर है, ऐसे शब्दावली का प्रयोग नहीं होगा इसमें, ठीक है। डी विकल्प सही होगा। मातु पिता जग जाए तजो विधि न लिखी कछु भाल भलाई। माता पिता ने संसार में पैदा करके छोड़ दिया और विधाता ने भाग्य ने माथे में मस्तक में कुछ ठीक से बात को लिखी नहीं। ये बात तुलसीदास ने कौन सी रचना में कही? तो कवितावली में कही। ये सवैया चंद की एक पंक्ति है। सूरदास का साहित्य अगर जीवनोत्सव का साहित्य है तो हित हरिवंश और स्वामी हरिदास की कविता मात्र क्रीड़ोत्सव का साहित्य है। यह कथन किसका है? सूरदास का साहित्य तो जीवनोत्सव का साहित्य, ये बात तो रामचंद्र शुक्ल ने कही थी। लेकिन बच्चन सिंह कहते हैं कि दो कवि ऐसे हैं, स्वामी हरिदास और हित हरिवंश, इनको इन्होंने मधुरो उपासक की श्रेणी में रखा। डॉक्टर बच्चन सिंह ने अपने हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास में इन दो कवियों को अलग से कैटेगरी बनाई है, मधुरो उपासक श्रेणी, उसमें इनको रखा है। तो वो कहते हैं मात्र क्रीड़ा, प्रेम का, श्रृंगार का, रति क्रीड़ा का खेल है इनकी कविता। ये बच्चन सिंह का कथन है, काफी अच्छा निष्कर्ष है ये भी। किस संप्रदाय में कृष्ण के साथ राधा की मूर्ति नहीं बल्कि उनके वाम भाग में श्री राधा अंकित एक गद्दी, एक गुदड़ी बिछाई जाती है, तो राधा वल्लभ संप्रदाय, ठीक है। तुलसीदास जी के रचना विधान की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे अपनी सर्वतोन्मुखी प्रतिभा के बल से सबके सौंदर्य की पराकाष्ठा अपने दिव्य वाणी में दिखाकर साहित्य क्षेत्र में प्रथम पद के अधिकारी हुए। यह विचार किसका है? रामचंद्र शुक्ल का है। जितने कथन आते हैं, अगर आपने पहले कभी नहीं पढ़े हो या कोई हो सकता है कभी कभी, क्योंकि ज्यादातर कोशिश की जाती है कि टेस्ट वो मूल पुस्तकों से बनाया जाए, नोट से नहीं बनाया जाए। यानी मैं मेरे खुद के नोट से भी बनाने की कोशिश कम करता हूँ। उसका कारण ये है कि नोट्स में हो सकता है कभी कभी हम गलत लिख देते हैं, तो मूल पुस्तकों से टेस्ट बनाने की कोशिश की जाती है।
इस चक्कर में कभी कभी ऐसी नई चीजें आ जाती है, हो सकता है आपने वो नहीं पढ़ी हो, तो आप उनको ऐड कर सकते हैं, सीख सकते हैं। व्याख्या देखना भी जरूरी है। और कई बार ऐसा भी होता है कि आपने टेस्ट सीरीज ले रखी है लेकिन आप व्याख्या देख रहे हैं, आपका मित्र उसने भी टेस्ट सीरीज ले रखी है, वो व्याख्या नहीं देख रहा, तो उसको बताएं। विद्यार्थी हो सकता है कई बार टाइम खर्च करने के चक्कर में कि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसको अवॉइड कर देते हैं। हालांकि मेरी कोशिश ये है कि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगे, इसलिए बीच में मैं कोई बातचीत नहीं करता, सीधी बात और बहुत जल्दी जल्दी इसको निपटाने की कोशिश करता हूँ। जहाँ कुछ समझाने की कोशिश टेस्ट सीरीज में जितना समझाया जा सकता है उतनी कोशिश मैं कर रहा हूँ, बहुत लंबी क्लास में नहीं कर रहा हूँ। आज इतना ही, धन्यवाद।